आज के शो में अली अमीन गंडापुर की केपी हाउस में पुरस्कार गुमशुदगी, बाद अज़ां असेंबली में सरप्राइज एंट्री। डी चौक एहतजाज बानी पीटीआई और अली अमीन गंडापुर के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज। खैबर पख्तूनख्वा हाउस के मुत्तादिद ब्लॉक सील। तहरीक इंसाफ गिरफ्तारी का ढंडोरा पीटती रही। अली अमीन गंडापुर घंटों गायब, अचानक असेंबली आमद। पीटीआई वाले अली अमीन गंडापुर के अगवा की आड़ में इदारों को बदनाम करना चाहते थे, राना सनौल्लाह का इल्जाम। एहतजाज की आड़ में शरपसंदी करने वाले गिरफ्तार बुलवाइयों के होशरुबा बयानात। अली अमीन गंडापुर सारी पीटीआई को बेवकूफ बना गया, ख्वाजा आसिफ का बयान। अस्सलाम वालेकुम। बस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सफ़ान खान। कहीं नहीं मिल रहे थे अली अमीन गंडापुर, यानी 24 घंटे से ज़ायद अरसा बीत गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर्स आके धमकियां हुकूमत को देना शुरू हो गए। अली अमीन गंडापुर जो कि बड़े बुलंदो बांग दावे करते हुए, लोगों को लीड करते हुए डी चौक की तरफ जा रहे थे। कारकुनान को, वो कारकुनान जो कि आंसू गैस के शैल खा रहे थे, वो कारकुनान जो कि डंडे खा रहे थे, वो कारकुनान जो कि तशद्दुद या हर तरह का उसका सामना करके पॉलिटिकल ऑपरेशन या जो भी जिसको वो इल्ज़ाम लगा रहे थे कि हम पे तशद्दुद हो रहा है और ये हो रहा है, उन सब कारकुनान को डी चौक कहकर वो फिर से गायब हुए। और ये पहली बार नहीं किया, इससे पहले भी 8 घंटे वो गायब हुए थे। गायब हुए, मंजर आम से गायब हो गए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा सामने आ गए। कुछ रहनुमा तो यहां तक कह गए कि हम अल्टीमेटम देते हैं हुकूमत को कि इन्हें बाजियाब कराया जाए, ये अगवा हो गए हैं, अगर बाजियाब नहीं कराया तो ऐसा एहतजाज होगा कि हुकूमत याद रखेगी। याद दहानी के लिए असद कैसर साहब का बयान सुने, यानी कितना गुमराह अली गंडापुर ने खुद पीटीआई के लीडर्स को रखा, इससे अंदाजा लगाएं। असद कैसर साहब का जरा बयान सुनते हैं कि उन्होंने क्या कहा था। लेट्स से के अंदर अली अमीन को बाजियाब न किया गया, उसको प्रोड्यूस न किया गया तो हम पूरे मुल्क में पहले एहतजाज कर देंगे। उधर सहाफ़ी मोहसिन नकवी साहब से पूछने लगे कि अली अमीन गंडापुर साहब कहाँ हैं, यानी वज़ीर दाखिला से पूछने लगे कि अली अमीन गंडापुर साहब कहाँ हैं। मोहसिन नकवी साहब जो कि वज़ीर दाखिला हैं, उनका बयान भी सामने आया। ज़रा ये भी देखते हैं कि उन्होंने क्या कहा उस। ना वो हमारी हिरासत में हैं, ना वो पाकिस्तान के किसी इदारे की हिरासत में हैं। वो इस टाइम हमने 2-3 रेड्स कंडक्ट किए थे, रात भी जहाँ पे हमें शक था कि वो मौजूद होंगे, वो वहाँ पे नहीं थे। और अभी भी हमने काफ़ी हद तक नाकाबंदी की हुई है कि वो जैसे ही पुलिस ने 3-4 जगहों पे जहाँ पे भी हमें मिले, वो डेफिनेटली जो पुलिस की रिक्वायरमेंट है वो पूरी होगी। और वो आपको मैं तस्वीरें शेयर कर सकता हूँ कि जिस टाइम रेड अभी शुरू हो रहा था उस टाइम पे वो मेन दरवाज़े से भाग गए थे। जो भी इस शहीद के कत्ल में मुलव्वस है, इंशाल्लाह ताला हमारा कल भी आपसे ये वादा किया था कि उनमें से कोई भी नहीं बचेगा। अली अमीन गंडापुर साहब गायब हुए, कई घंटों तक गायब रहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मंजर आम पर आए, हुकूमत को धमकियां देना शुरू हो गया। आप अंदाजा लगाएं ये पार्टी है क्या। यानी एक शख्स जो कि पूरी पार्टी को लीड करता हुआ ये कहता है कि वो पहुंचे डी चौक, और डी चौक पे कारकुनों को जो कि यानी उन कारकुनान पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कि रियासत को अदम इस्तेहकाम पहुंचाने की इस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पूरी पॉलिसी है, जैसे कहा जाए कि फसाद फिलर्स जो बहुत से रहनुमा कह देते हैं कि ये करना चाहते हैं, यानी आपने ब्रेन वॉश करके उनको इस तरफ लगा दिया। अब तो पहले तो गुस्सा आता था, अब तरस आता है, अफसोस होता है
कि आखिरकार ये किस तरह के लोग हैं कि इनको एक लीडर जो उनका बना हुआ है वो डी चौक कहकर वहां से गायब हो जाते हैं, और पहली बार नहीं दूसरी बार गायब हो गया, और अब वो न सिर्फ गिरफ्तारियां देते हैं, डंडे खाते हैं, आंसू गैस खाते हैं, उसके बाद उसको डिफेंड भी करते हैं। यानी वो सोशल मीडिया पर बैठकर उनकी ड्यूटी है कि वो डिफेंड करें कि अली अमीन गंडापुर से बेहतरीन कोई आदमी नहीं है, कोई अच्छा लीडर नहीं है, तो इनको डिफेंड भी करना है इसको। यानी ये जो रवैया इख्तियार किया गया कारकुनान के साथ, मेरा नहीं ख्याल कि ये जो कहते हैं कि नून लीग बादशाहत और ये इंसानों के साथ रवैया इख्तियार किया जाता है। सवाल है मेरा अली अमीन गंडापुर साहब आपसे कि ये क्या किसी इंसान के साथ रवैया इख्तियार करते हैं? आप क्या समझते हैं इन कारकुनान को जो आपके साथ चले थे? आपने आखिरकार उनको इंसान समझा भी या नहीं समझा? अली अमीन गंडापुर साहब जब असेंबली में एकदम नमूदार हुए तो उन्होंने एक तकरीर कर डाली। उस तकरीर का मतन आपको बताएंगे, पहले जरा कुछ हिस्सा उसका सुनाते हैं तो उस तकरीर में कहा क्या, उस पर बात भी करेंगे। लेट्स से दिस कि उन्होंने क्या कहा था। लेट्स से दिस। मेरी सरकारी गाड़ियां क्यों तोड़ी हैं इसने? वो गाड़ियां अली अमीन की नहीं है, आज अली अमीन की हैं। वो गाड़ियां पख्तूनख्वा की हुकूमत की हैं। इसकी जुर्रत कैसे हुई है कि ये पख्तूनख्वा की हुकूमत को हाथ डाल रहा है? क्या है, 2 साल रह गए होंगे, इसके साल रह गया होगा। आईजी बनने के लिए, आईजी साहब आईजी रहने के लिए इतने भी नीचे ना गिरो। और यहां तक स्पीकर साहब, जब छोटे लोग ओहदों पे बैठते हैं मुल्क तबाह होते हैं। यही वो छोटे लोग हैं ओहदों पे जो बैठ गए, अब मुल्क कहां लेके जा रहे हैं? अवाम इस तरफ जा रही है, ये छोटे लोग मुल्क का कपड़ा निकाल रहे हैं। ओए तुम्हारा बाप यहां खड़ा है जी साहब, जरा ये खड़ा है तेरा बाप, मैं के हाउस में नहीं हूं। ऐसी लैंग्वेज सुनने का शौक है? He has used abusive language out there regarding me. He has to apologize. इसकी जुर्रत कैसे हुई है गाली दे? कासिम कहां है तुम्हारा? मैं इसके बाप का नौकर हूं, ये मेरा नौकर है, ये मेरे स्टेट का नौकर है। इसकी जुर्रत कैसे हुई है कि मुझे गाली दे कह रहा है वहां पर? कहां है सीएम तुम्हारा? अली साहब तेरा बाप ये खड़ा है, इधर खड़ा है। इनकी तकरीर के कुछ हिस्से हैं। यानी पहला हिस्से जिसमें उन्होंने कहा जी कि हमारे लोगों को तोड़ा गया, हमारी 2/3 अक्सरियत छीनी गई, हमसे हुकूमत छीनी गई, मैंडेट चोरी किया गया, हमें जलसे नहीं करने दिया जाता। ये यानी इन्होंने शुरू में ये बातें की जो बिल्कुल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट थी। यानी अगर आप इतने घंटे गायब रहने के बाद जब पूरा आपकी अपनी तहरीक इंसाफ, आपकी सूबाई काबीना, हुकूमत वक्त सब आपको तलाश कर रहे थे, उसके बाद जब आप नमूदार हुए तो पहला जो हिस्सा तकरीर का वो उन्होंने वही रटाया कि हमारा मैंडेट छीना गया, फॉर्म 47 वाली हुकूमत, और हमें अगर हमारे बंदे नहीं तोड़े जाते तो असेंबली में कोई अपोजिशन का अरकान नहीं होता। सारी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जो बातें थी जिसका कोई ताल्लुक नहीं था। यानी वो वजाहत तो आई नहीं कि आप कहाँ थे और क्या थे, शुरू के हिस्से में नहीं आई। उसके बाद सारा का सारा ये जो आपने अभी सुना है, ये सारा गुस्सा ये आईजी इस्लामाबाद पर निकाल दिया कि आईजी इस्लामाबाद, यानी जो पूरा फोकस कर दिया वो आईजी इस्लामाबाद पर कर दिया कि आईजी इस्लामाबाद ने जैसे ये सब, और ये जो उनके साथ केपी हाउस में हुआ और ये सब कुछ हुआ। और उसके बाद फिर उन्होंने बड़ी मुज़हका खेज बात की। उन्होंने कहा कि मैं केपी हाउस में बैठा हुआ था और मैं फिर उसके बाद कलमा पढ़ के उन्होंने कहा कि 12 अजला, यानी 12 अजला आपको सफ़र करना ही पड़ता है वहाँ तक पहुँचने के लिए। उन्होंने मैं वहाँ तक पहुँचा, तासुर ऐसे दिया कि जैसे पैदल उन्होंने सफ़र किया। और ये उन्होंने कहा जी कि मैं केपी हाउस में बैठा हुआ था। यानी ये इतनी मुज़हका खेज बात है कि खैबर पख्तूनख्वा हाउस में आप मौजूद थे और इतने घंटों तक मौजूद थे, और आप खुद कह रहे हैं कि वहाँ रेड्स पड़ रही थी। आप वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं, आप तो फतह करने गए थे इस्लामाबाद, आप धावा बोलने गए थे बकौल खुद आपके। आपने तो ये कहा था कि 1 गोली के बदले में 10 गोली और 1 शेल के बदले में 10 शेल मारेंगे, लेकिन आप कारकुनान को वहाँ अकेला छोड़कर खैबर पख्तूनख्वा हाउस में चले गए। और उस खैबर पख्तूनख्वा हाउस में आपने अपने लीडर्स को भी एतमाद में नहीं लिया, जो ये कहते रहे कि आप अगवा हो गए हैं। और वहाँ जाने के बाद कई घंटे गुजरने के बाद आप ये कहते हैं कि आप वहीं पर थे जब 4 रेड्स पड़ी। तो जनाब आप क्या किसी टीवी के नीचे छुपे हुए थे, किसी फ्रिज के अंदर छुप गए थे? यानी आप कैसी बात कर रहे हैं कि आप वहाँ थे लेकिन आप नजर नहीं आ रहे थे किसी को। और जब आप वहाँ से निकले तो बाहर पूरी सिक्योरिटी थी जो वहाँ पर मौजूद थी, उस तक ने आपको नहीं देखा कि आप वहाँ से निकल गए। और आप कहते हैं कि आपके पास 1 रुपया नहीं था और 3 अफराद के साथ आप निकल गए। यानी ये बातें किस तरह की हैं, समझ में नहीं आता। आपके इस पूरे खेल में कई अफराद जो आपके अपने कारकुनान हो जानों से गए, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। आप बकौल आपके जो आपके दावे भी हैं, और जो गलत अगर हुआ है तो गलत हुआ है। और पुलिस के एक एहलकार शहीद हुए। आईजी इस्लामाबाद ने क्या बयान दिया? किस पर जाएगी ये जान की जिम्मेदारी, आखिर किस पर जाएगी? लेट्स हियर दिस कि आईजी इस्लामाबाद ने इस पर क्या इस चीज़ को इंश्योर करेंगे कि हम अपने शहीद कांस्टेबल के मुतल्लिक जो जिम्मेदार हैं, हम डेफिनेटली कानून के मुताबिक 100%
हम लोग आगे बढ़ के कानून के मुताबिक वो सारी चीज़ें करेंगे जिन्होंने ये किया, जिन्होंने करवाया और जो इसके मूजब बने। इस पूरे वक्त में उमर अयूब, सलमान अकरम राजा, बैरिस्टर गौहर, इन सब के ट्वीट्स आते रहे और इन ट्वीट्स में ये मुतालबा करते रहे कि अली अमीन गंडापुर वजीर आला खैर पख्तूनख्वा उन्हें बाजियाब कराया जाए, वो गुमशुदा हैं, वो मिसिंग पर्सन हैं। ये सोशल मीडिया पे जो आपके बैठे हैं ट्रॉल्स, ये बैठकर ट्वीट्स करते रहे कि मिसिंग सीएम के पे मिसिंग के बैनर्स लगा के मीम्स बना के इस पर चलाते रहे। और आप जनाब कह रहे हैं कि आप खैर पख्तूनख्वा हाउस के अंदर छुप के बैठे हुए थे, कारकुनान बाहर डंडे खा रहे थे, आप वहां नहीं आए और फिर आप पर इल्जाम लगता है डबल गेम का। तो शायद इसीलिए लगता है कि आप विकेट की दोनों तरफ से खेलते हैं। आपने अपने काबीना, अपने रहनुमाओं तक को एतमाद में नहीं लिया और जो आपने किया ये समझ से बालातर है कि आखिरकार आप क्या कर रहे थे। और जो जिन लोगों को आप अपना नैरेटिव दे रहे हैं वो उसको बाय भी कर रहे हैं, ये और बड़ा हैरानकुन सवाल है इस पूरी सूरत हाल में। उन लोगों का बयान भी आया नाज़रीन जो कारकुनान इनके साथ थे और जिनको बाकायदा जो कह रहे हैं बयान एतराफ़ी दे रहे हैं कि उनको किस तरह से उकसाया गया था इस एहतजाज में लाने के लिए, उनको क्या एजेंडा और टास्क दिया गया था, क्या कोई असला फराम किया गया था, क्या उनके बयानात आ रहे हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत सीरियस मामला है। जरा सुने इसमें कि उन्होंने क्या कहा है कारकुनान जो पकड़े गए सामने। लेट्स से दिस। ऐलान किए भी आने भाई आग लगाओ, जो भी करने लगा लो तो उसके जिम्मेदार मैं हूँ। ये पेट्रोल हमें दिया हुआ, कहते ये आग लगा लो, इससे ये पेट्रोल हमें दिया हुआ है, वो बोल रहा था आग लगाओ, जो भी करे तो मैं जिम्मेदार हूँ। ये सवात का रहने वाला हूँ, मेरा नाम सलीम है। मेरे साथ ये दोस्त जो थे इनके साथ कोई पेट्रोल बरामदा हुआ तो इनने बोले कि आ जाओ चलते हैं, मुझे कोई पता नहीं, इनके साथ मैं आया हूँ। ये हमारा मुल्क के हम इस तरह कोई गलत कदम नहीं उठा सकेंगे। ये मानवा का शिफ्ट है जो क्वार्टर एशियन वाजम से पिटे वाला मशर अगला वो पहलू इस्लामाबाद चौक तजाना बड़ा सवा वाज बताता बंबुना मिलोशी पेट्रोल वाला चौक मख्तार सी और का पुलिस से चौक सी। तो बहुत सारे सवाल अली अमीन गंडापुर साहब आपकी गुमशुदगी छोड़ गई। पहले 8 घंटे को हुए, फिर अब दोबारा आप गायब हुए, आप मंजर से गायब हुए, आपने लोगों को वहाँ बुलवा लिया, लोगों ने तशद्दुद का सामना किया, गिरफ्तारियाँ दी, फिर अब वो लोग आके अपनी पूरी रवदात सुना रहे हैं। वो कह रहे हैं कि किस तरह रियासत पर हमला आवर होने की तरगीब दी गई थी आपकी क़यादत की तरफ से और क्या क्या कहा गया था, वो सारी तफसीलात सामने आ रही हैं। तो आखिरकार आप चाहते क्या हैं, आपकी क़यादत आपसे क्या चाहती है और जिन मुक़द्दर शायद क़ुव्वतों को आप कुछ गारंटीज़ दिए हुए हैं उनसे आपके क्या मामलात हैं। ये सारे अहम सवालात हैं जो अब अली अमीन गंडापुर की शख्सियत के इर्द गिर्द घूम रहे हैं और ये सवालात तहरीक इंसाफ के कारकुनों को, उन बेचारों को जिन पर तरस हमें आ रहा है कि जो यहाँ पर इनके कहने पर यहाँ तक आए और जिन्होंने ये सारा जुल्म बर्बरिया जो भी उनके साथ हुआ बर्दाश्त किया, उनको पूछना चाहिए कि आखिरकार आपने हमारे साथ किया क्या है। ये सोशल मीडिया पे अली अमीन गंडापुर को शायद डिफेंड करने का वक्त नहीं है, ये सवाल उठाने का वक्त है। एक ब्रेक के बाद हम भी सवाल उठाएंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब अहम तरीन सवालात। महमूद मौलवी साहब भी हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, सीनियर सियासतदान हैं। जलाल खान साहब नून लीग के एमपी हैं, खैर वहाँ से साथ मौजूद हैं। महमूद मौलवी साहब, आप बताइएगा कि आपके नज़दीक ये जो कुछ हुआ 2 या 3 दिन में इस्लामाबाद में, इससे किसका ज़्यादा सियासी नुकसान हुआ और मुमकिन हल आपको क्या नज़र आता है SCO कॉन्फ्रेंस से पहले और उसके बाद कि हम दोबारा ऐसे वाक़यात ना देखें। मौलवी साहब देखिए, एक चीज मैं कहूँ कि ये तो देखें सियासी नुकसान और नफरत की बात है और अलग सी बात है। मेन चीज ये है कि देखना ये है कि देखें वर्कर्स को कितनी परेशानी। बदकिस्मती ये है कि जो वर्कर्स इस वक्त जो उनके ऊपर FIR काटी गई है या जो पकड़े गए, उन बेचारों का क्या गुनाह है। ठीक है ना, कि जहाँ लीडर्स उनको लेके आते हैं और आखिरी लम्हे में उनको छोड़ के वो फ्रेश अप होने चले जाते हैं और फिर वो घंटों तक मतलब नजर पूरा दिन नजर नहीं आते और उनको बेयारो मददगार वहां पे छोड़ के चले गए। अफसोस ये है ना कि वो नौजवान जो वहां से आए थे उनको कह के क्या लेके आए थे और यहाँ से उनको छोड़ के और ये देखिए ना अनरेस्ट पैदा करके ये निकल गए। और मेरा कहना ये कि ये वक्त नहीं है जो ये इश्यूज को उठाने का, जब आपको पता है कि
ये जो हमारे यहाँ अभी पाकिस्तान में ये जो प्रोग्राम हो रहा है 17 तारीख को, Exactly. इस वक्त जो है हम सबको एक होना चाहिए और हमें देखना चाहिए कि हमारी इकोनॉमी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। हम मुल्क को डैमेज करने की कोशिश ना करें। इत्तेफाकन ये है कि पहले भी देखें जब चीन के सदर आ रहे थे यही चीजें हुई, और एक मतलब आज तो मेरे ख्याल से मैं ये सोच रहा था कि आज जो कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस थी इसमें पीटीआई आएगी, मगर मेरे ख्याल से पीटीआई ने जो है फलस्तीन के इशू को भी बाइकआउट किया। ये भी बड़ी अजीब सी बात है। और इन चीजों को देखते हुए कि वर्कर्स जो है ना परेशान हो रहे हैं कि ये पहली बार नहीं हुआ, दूसरी बार हुआ। देखिए एक चीज है कि जब लीडर्स मौलवी साहब अपने घरों से ना निकले, देखिए आपको तो ये मौलवी साहब मुझे एक बात समझाइए, मैं ये जो रवैया रखा गया कारकुनान के साथ, ये कहीं से भी हम ये नहीं कह सकते या ये इनको इंसान समझते भी हैं या नहीं समझते। ये जिस तरीके से इनको उकसाया गया, यहां तक लेकर आया गया, उसके बाद ये एन मोमेंट पे गायब हो गए, तो आपको अफसोस नहीं हो रहा? ये तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं, ये हमारा मुस्तकबिल नौजवान है, ये इनको देख के पहले तो हमें गुस्सा आता था मुझे कि ये किस तरह के लोग हैं कि हमेशा अमन सबोताज करने के लिए सड़कों पर आ जाते हैं, कोई भी लीडर इनका कह दे तो आंखें बंद करके। अब तरस आ रहा था इनके ऊपर, अफसोस हो रहा था इनकी शक्लें देखकर के आखिर इनके साथ इनकी जो घिनौना खेल खेला जा रहा है, इनकी लीडरशिप क्या खेल रही है। मौलवी साहब देखिए मैं कहूंगा इनके साथ बहुत ज्यादती हुई है, और ये पहली बार नहीं हुआ है, ये दूसरी बार हुआ है, ठीक है ना। और मेरे ख्याल से देखें ना, ये जो है वर्कर्स को बदकिस्मती में ज्यादातर पार्टीज की मैं बात कर रहा हूं, मैं एक पीटीआई की बात नहीं कर रहा हूं, ज्यादातर पार्टीज की बात कर रहा हूं कि वर्कर्स को जो है इंपॉर्टेंस ही नहीं दी जाती है। उस देखे ना जब हुकूमतें बनती है, जब वर्कर को क्या मिलता है, मैं आपको बताऊं, मैं पीटीआई में आप वर्कर्स मुझे ये बता देना कि जब हुकूमत थी 3.5 साल की, वर्कर्स को क्या मिला। ये कुछ लोग बात नहीं करते थे, लोग इनको मतलब जवाब नहीं देते थे। अब जब जरूरत पड़ी इनको लेके आ गए, बीच राह में छोड़ दिया, फिर हुकूमत अगर आ जाएगी फिर वर्कर्स को क्या मिलेगा। ये हमारी मुल्क की बदकिस्मती है कि वर्कर्स को सिर्फ ठोकर खाने को रखा हुआ है क्या। Exactly. और ये जो मैं बात कर रहा हूं, मैं किसी एक पार्टी के लिए बात नहीं कर रहा हूं, पीटीआई के लिए बलमखसूस बात कर रहा हूं कि पीटीआई ने 3.5 साल हुकूमत की, क्या वर्कर्स को नौकरी मिले, वर्कर्स के कोई मसाइल हल हुए? नहीं हुए ना। वर्कर्स को जो है आम आदमी से सुनना पड़ता था कि जी हमारे काम नहीं हो रहे। तो ये चीजों को मद्देनजर रखते हुए ये कहूंगा कि ये बड़ा अजीब है कि देखें दूसरी दफा ये हुआ है, और ये होना तो नहीं चाहिए। मेरे ख्याल से कोई भी शख्स ये एक्सेप्टेबल नहीं है किसी के लिए भी कि वर्कर्स के साथ ये सलूक किया जाए कि उनको लाया जाए और बिल्कुल बेयार व मददगार छोड़ के खुद जो है खाना खाने चले गए, खुद फ्रेशअप होने चले गए, उसके बाद इल्जाम देते रहे कि जी इन्होंने उठा लिया, फौज ने उठा लिया, हर एक पे इल्जाम देते रहे, और फिर वो नमूदार हो जाते हैं असेंबली में। ये कहते हैं मौलवी साहब ये तो मसला वर्कर्स की हद तक भी नहीं। आप देखें कि जो मेजर क़यादत है, असद कैसर, उमर अयूब, सलमान अकरम राजा, बैरिस्टर गौहर, उनके बयानात, वीडियो बयानात, ट्वीट्स देखे उठा के, वो सब भी कहते रहे कि बाजियाब कराना है, इनको अगवा कर लिया हुकूमत ने, तशद्दुद की मिसाल कायम कर दी, रेंजर्स ने अटैक कर दिया केपी हाउस पे। तो सर क्या ये दे वर आल्सो नॉट अवेयर अबाउट इट कि अली अमीन गंडापुर क्या गेम खेल रहे हैं, और क्या वर्कर्स के साथ तो नहीं बल्कि पूरी क़यादत के साथ वो घिनौना खेल खेल रहे हैं? नहीं, मैं इससे इत्तेफाक नहीं करूंगा। मैं कहूंगा कि क़यादत को भी मालूम था कि ये क्या हो रहा है। अच्छा। उसमें से बहुत से लोगों को ये मालूम था कि ये अली अमीन गंडापुर साहब कहाँ पे हैं और क्या कर रहे हैं। ये मैं इससे आपसे इत्तेफाक नहीं करूंगा कि सब को मालूम नहीं था, इसमें काफी लोगों को मालूम था। मैं बोलना नहीं चाह रहा हूँ, सबके पास इंफॉर्मेशन है कि किस किस को मालूम था कि जी ये क्या खेल खेला जा रहा है। मतलब इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये जो असद कैसर ने धमकी दी थी हुकूमत को कि हम इतने घंटे हैं और ना हम अल्टीमेटम देते हैं, और उसके बाद तो असद कैसर को भी इल्म था कि ये कहां पर है, इसके बावजूद हुकूमत को ये धमकियां दे रहे थे बैठ के कि अल्टीमेटम दे रहे थे। देखिए ये मैं नहीं किसी का नाम नहीं लूंगा, मगर मैं ये कहूंगा जरूर कि इनमें से काफी लोगों को मालूम था कि अली अमीन गंडापुर साहब कहाँ पे है और वो कब नमूदार होंगे। ये बिल्कुल उनको मालूम था। इसीलिए आप देखें असेंबली में पहले जो है
ये नारे लग रहे थे और जैसे ही वो नारे खत्म हुए सब इंतजार करते रहे और उसी हिसाब से वो नमूदार हुए। तो ये कोई अजूबी बात नहीं थी, इसमें से बहुत से लोगों को मालूम था कि ये क्या हो रहा है। वर्कर्स को मालूम नहीं था, आम आदमी को मालूम नहीं था, मगर मैं कहूँगा लीडर्स को जो है पूरी इंफॉर्मेशन थी और ये चाह रहे थे कि अवाम को जो है एक्सप्लॉइट करना कि जी हमारे लीडर के साथ ये हो गया, पकड़ा गया, कभी कहने लगे कि जी केपी के हाउस पे हमला हो गया। वो चाह रहे थे कि जिस एक्सप्लॉइटेशन को लेके चाह रहे थे कि कोई ना कोई ऐसा इशू बने और इसमें अल्लाह ना करे कि जो है कोई हादसा हो जाए ताकि इसको जो है शय मिले इस जलसे को, मैं कहूँगा, या इस प्रोटेस्ट को। देखिए ना, क्योंकि प्रोटेस्ट टेक्निकली अगर अल्लाह ना करे कोई हादसा हो जाता है, कोई शहादत हो जाती है, तो प्रोटेस्ट तो आग लग जाती है ना, और फिर आवाम जो है कंट्रोल में नहीं रहती कि भाई वो जो है वो ये चाह रहे थे कि आवाम कंट्रोल से बाहर निकले, मगर बदकिस्मती ये है और मैं कहूँगा कि ये बहुत बड़ा कामयाबी है। मैं कहूँगा ये जो नए डीजी आए हुए हैं इनकी बड़ी कामयाबी है कि इन्होंने बड़ी खुशनुदी से, ठीक है ना, इस पूरे प्रोटेस्ट को डिसमेंटल किया और बगैर कोई एक बुलेट चले, बगैर कोई एक आदमी जख्मी हुए, ठीक है ना, इस प्रोटेस्ट को डिफ्यूज किया गया। बिल्कुल सही है। लेकिन ये बताएं, पीटीआई चाहती नहीं थी, पीटीआई चाहती नहीं थी कि ये हो। अच्छा, जलाल साहब भी प्रोग्राम में साथ हैं, नून लीग के सीनियर रहनुमा खैबर पख्तूनख्वा से जलाल खान साहब। जलाल खान साहब, खुशामदीद। असेंबली का माहौल बताएं थोड़ा जलाल साहब। दूसरा ये भी फरमाइएगा कि जो अवाम के साथ किया गया, अली अमीन गंडापुर ने किया जो कल, यानी डी चौक पे बुलाया सबको, खुद चले गए चाय पीने, फ्रेशन अप होने, घंटों तक वो नमूदार नहीं हुए, मंजर से गायब हो गए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा उनके अगवा और उनकी बाजियाबी की दुहाइयां और अल्टीमेटम देना शुरू हो गए, कारकुनान डंडे खाते रहे, एफआईआर कटवाते रहे। ये नहीं पहली बार नहीं दूसरी बार उन्होंने किया है। तो इसका मतलब इन पर जो इल्जाम लगता है डबल विकेट की दोनों तरफ से खेलने का, ये दुरुस्त है क्या जलाल साहब? अस्सलाम वालेकुम जी। बिल्कुल कल की जो सीन था, जो असेंबली में जो कुछ हुआ है, ये बिल्कुल आप एक बॉलीवुड एक मूवी की किसी मूवी की कॉपी लग रही थी। किस तरह ये इनका नमूदार होना और किस तरह इन्होंने जो एक ड्रामा मचाया हुआ है, उसी तरह जिस तरह मतलब इन्होंने सेशन को डिले किया है, दे टुक इट कॉल इट अ सेशन ऑन 2 o'clock और उसको डिले करते 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 7 बजे तक, 6:30 बजे तक लेके गए। तो ये बिल्कुल एक ड्रामा था और इनकी जो बाजियाबी थी उनके बारे में इन्होंने फिर कल अच्छा ये बताएं जलाल साहब, आपने कहा कि ये बॉलीवुड का था, तो इसमें हीरो और विलन कौन था? अली अमीन गंडापुर को लोग विलन समझ रहे हैं, हीरो समझ रहे हैं, ये थोड़ा बताएं। वहां पे असेंबली के अंदर भी और बाहर क्या मतलब इस फिल्म का विलन थे अली अमीन या हीरो थे? ये जी खुद को हीरो समझते हैं, लेकिन अवाम इनको इनके ऊपर समझ गई है। अभी अवाम इनको विलन समझ रही है और इनकी ये जो मिसलीड कर रहे हैं अपने अवाम को, लोगों को, जो ये मुल्क को इस अनारकी की तरफ लेके जा रहे हैं और लोगों को अभी अंदाजा हो चुका है और ये पसे पर्दा नहीं है कि ये डबल विकेट डबल गेम खेल रहा है इधर पे लोगों के साथ। इनके आज मैं इनके यकीन करें इनके मेंबर्स से मिला हूँ, इनके साहिबान से मिला हूँ और इतने डिसहार्ट हो चुके थे कि भाई ये पिछले, मैं आपको असेंबली की जो है कार्रवाई बताऊं, पिछले 1 हफ्ते 10 दिन से तकरीबन इन्होंने एक एजेंडा पेश किया हुआ है और उसमें डेली ये जो है एंटी एस्टेब्लिशमेंट ने ये किया है, वो किया है, ये किया है, वो किया है, उनके बारे में बातें कर रहे हैं। और अली अमीन साहब कल जो आए हैं, जिस ड्रामाई अंदाज से आए हैं, उन्होंने यकीन करे एक बात भी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ नहीं किया। उसके ऊपर जो है इनके एमपीए साहिबान बहुत डिसहार्ट हो चुके थे कि भाई इतने हफ्ते से 10 दिन से हम लोग लगे हैं और ये आके इन्होंने इतनी बात तक नहीं की। तो ये ऑफ कोर्स अंडरस्टूड सी बात है कि ये डबल गेम खेल रहा है और बेगैरती की बात तो ये है, ये तो कह रहे कि गैरतमंद हूं मैं और मैं बिल्कुल हलाकू खान हूं और मैं ये हूं, मैं वो हूं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अपनी आवाम को रोडों के ऊपर सारे चौक तोड़ के भाग जाना, ये कहाँ की गैरत है और कहाँ की जो है आपकी जो है ये पठानों की तहजीब नहीं है। आप हर
बुरे वक्त और अच्छे वक्त में आपको चाहिए कि अपने वर्कर के साथ, अपने वोटर के साथ, अपने सपोर्टर के साथ आप खड़े रहे। अच्छा, ये जो एमपी जिनको आप कह रहे हैं कि बददिल हुए हैं या दिल डिसहार्टन हुए हैं, तो वो ये वही थे जिनको कहा गया था कि आपको इतने इतने लोग अपने हलकों से इकट्ठे करने और आपको लेकर पहुंचने। तो आपको लगता है कि अगर अली अमीन दोबारा कॉल देते हैं एहतजाज की, तो खैबर पख्तूनख्वा से आवाम जो भी निकली थी, जितनी भी निकली थी, क्या दोबारा निकलेगी? इतनी आवाम ये एमपीएस निकालेंगे, दोबारा तैयार होंगे करने के लिए अगर इस तरह का कोई ड्रामा ये नया चाहते हैं? तूफान साहब, इन्होंने एहतजाज को एक मजाक बना के रखा हुआ है। पिछले दफा गए, गायब हो गए, 8 घंटे बाद नमूदार हो गए कि मैं सिक्योरिटी कोई मीटिंग में था। आज फिर से जो है गायब हो गए, फिर उसके बाद जो है आते खुद अपने मुंह से एडमिट करते कि नहीं जी मैं कोई ना अबडक्ट हुआ था, ना ऐसा कोई बात की, मैं इधर ही था उधर ही था। और ऐसे फ्रेश आए, मैं आपको एक बात बताऊं, इस तरह आए हैं जैसे बंदा एक अपने ससुराल के घर से आया हो, बिल्कुल फ्रेश, बिल्कुल नीट क्लीन। तो आपको क्या लगता है कि इसके बाद भी जो है अवाम इनके साथ निकलेंगी? बहुत मुश्किल है कि अवाम इनके साथ निकल आए। सही। और महमूद मौलवी साहब, आप फरमाइएगा कि जो राब्ते मुनक़ता, अगर जैसे बानी पीटीआई के जेल से जो मुलाकातों का सिलसिला फिलहाल रोक दिया गया है, क्या आपको लगता है ये एससीओ कॉन्फ्रेंस के पुरअमन इनाकाद में एक अच्छा फैसला हुआ है? और क्योंकि हिदायतें नहीं आएंगी तो इंतशार और फसाद रुक जाएगा, ये हम तसव्वुर कर सकते हैं, अज्यूम कर सकते हैं? मौलवी साहब बिल्कुल सही है। मैं देखें, ये जो 8 दिन रोका गया है उसकी वजह ये है कि गवर्नमेंट जो है इस कॉन्फ्रेंस को किसी कॉस्ट पे डिस्टेबलाइज नहीं करना चाहती, और ये मुल्क के मफाद में भी नहीं है कि किसी भी तरह से कोई डिस्टेबलाइज हो या तो इसके कोई इशू हो। इसलिए मेरे ख्याल से हुकूमत ने ये इक़दाम लिया है, और मेरे ख्याल से हुकूमत की भी मजबूरी है ये इक़दाम लेना, और ज़रूरी भी था, क्योंकि उसकी वजह ये है कि लोगों को एक्सप्लॉइट करके, और आप पास्ट में भी देखें ना, जैसे IMF को खत लिखना, ये सब चीज तो लेकिन मौलवी साहब, बेस्ड ऑन योर विजडम एंड योर एक्सपीरियंस, ये बताइएगा सर कि क्या आपको लगता है कि दे विल ट्राई अगेन बिफोर द एससीओ कॉन्फ्रेंस और ऑन द डेज ऑफ एससीओ कॉन्फ्रेंस पीटीआई? नहीं, मैं कहूंगा कि इस वक्त जो है कल के उसको देखने के बाद, और ये जो है कोई भी जो है नेक्स्ट ट्राई नहीं होगा। उसकी वजह ये है कि उन्होंने ये देख लिया कि अभी देखें जहां से जो है आपस में मेरे ख्याल से आज भी मीटिंग हुई थी इनकी, और उस मीटिंग की खबरें बाहर आ रही हैं। मतलब इनमें से जो है नेक्स्ट कोई भी आदमी चांस नहीं लेगा जो इस वक्त लीडर्स हैं, और उनको पता है कि अवाम जो है इनके साथ नहीं होगी, क्योंकि अवाम जो है इस मुल्क को और इसके इकनॉमी को डिस्टेबलाइज नहीं करना चाहती। मौलवी साहब, मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, आपने वक्त दिया, प्रोग्राम में ज्वाइन किया, और जलाल खान साहब प्रोग्राम में साथ रहे। एक ब्रेक के बाद सिर्फ समराइज करने आएंगे सारी गुफ्तगू को। नाज़रीन हमारे साथ रहे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। मुबारकबाद तो अली अमीन गंडापुर साहब आपको इस इनकलाब पर जो आपने बर्पा किया, जिसका ऐलान आपने किया था, और अपने कारकुनान को वहां लाकर एन डी चौक के ऊपर आप धोखा देकर गए, और एक नहीं दूसरी बार आपने ये किया। इसके बाद खैबर पख्तूनख्वा के जो MPS की रवदाद आपने सुनी, और मजमूई तौर पर जो अहम सवालात उठ रहे हैं वो सारे हमने उठाए। फीडबैक दीजिएगा ज़रूर, फेसबुक, ईमेल और एक्स पर देखते रहेगा। अब तक अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।